Hello friends, how are you all? So I am Shimsher Rajput. So today this is the most important topic regarding Indian polity, that is Directive Principle of State Policy. So बहुत ही important टॉपिक जो है उसके आज मैं MCQs डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके सामने। तो ये क्वेश्चंस जो ये MCQs हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये UGC नेट में एग्ज़ाम में बहुत बार इसके क्वेश्चंस आते हैं। UGC नेट के बाद अगर हम बात करें सेट की, PSC की बात करें, जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसकी बात करें, तो उसके साथ साथ न्यूली जो जम्मू एंड कश्मीर में पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट आई है उसमें भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है एक टॉपिक है। तो इसलिए मैंने इस टॉपिक को पिकअप किया है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसमें मैंने कवर किए कुछ ऐसे MCQs, ये मैंने कलेक्शन ऑफ MCQs वो कलेक्ट किए हैं जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखें। चल वीडियो स्टार्ट करते हैं। द पर्पस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज़ टू, कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का क्या पर्पस, क्या है इसका? lay down positive instructions which would guide policy at all levels, implement Gandhiji idea for a decentralized state, check the use of arbitrary powers of the government, promote welfare of the backward section of the society. तो उसका राइट ऑप्शन है पार्ट ए, lay down positive instructions which would guide policy at all levels। आंसर ए इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर बी, विच आर द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन गांधीयन आइडियोलॉजी, इसमें से कौन सा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो गांधीयन आइडियोलॉजी के ऊपर, विचारधारा के ऊपर बेस्ड है? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन, गार्डिंग द चिल्ड्रन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड मॉरल डिग्रेडेशन, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल सिटीजन, प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज। तो इसका डी ऑप्शन जो है राइट आंसर है, प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज। थर्ड क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? तो कौन से, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसके जो ऑप्शन में देख लेता हूँ। ऑप्शन इसका पार्ट थर्ड, पार्ट फोर्थ, पार्ट फिफ्थ और पार्ट सिक्स। पहले आपने एक चीज़ नोटिस करनी है कि ये पार्ट्स जो हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 25 पार्ट्स हैं। 25 पार्ट्स हैं। इंडिया एंड इट्स यूनियन ये पार्ट 1 में है, सिटीजनशिप पार्ट सेकंड में है, फंडामेंटल राइट पार्ट थर्ड में है और पार्ट फोर्थ में है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इसका राइट जो ऑप्शन है पार्ट बी, पार्ट फोर्थ में है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, पार्ट बी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इन्फोर्समेंट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डिपेंड्स मोस्ट ऑन। तो इन्फोर्समेंट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डिपेंड्स, ज़्यादातर वो किस पे डिपेंड रहती है? द प्रेसिडेंट, द कोर्ट, रिसोर्सेज अवेलेबल टू द गवर्नमेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो पार्ट सी इसका राइट ऑप्शन है, रिसोर्सेज अवेलेबल टू द गवर्नमेंट, ये इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसमें से कौन सा इसका ऑब्जेक्टिव है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का? टोटल प्रोहिबिशन, प्रिवेंशन ऑफ गैम्बलिंग एंड लॉटरीज, मेकिंग इफेक्टिव प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग द राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट, डी ऑल ऑफ दीज। तो राइट ऑप्शन है इसका पार्ट सी। इसका जो एक ऑब्जेक्टिव है स्टेट पॉलिसी का वो है कि इफेक्टिव प्रोविज़न करना ताकि सिक्योर किया जा सके राइट टू वर्क को, एजुकेशन को पब्लिक असिस्टेंट की जाएगी इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट। ठीक है, जिसका राइट ऑप्शन है वो पार्ट सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर फंडामेंटल फॉर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर फंडामेंटल फॉर पार्ट ए गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, अपलिफ्टमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। तो पार्ट ए इसका राइट ऑप्शन है, गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। तो पार्ट इसका ए जो इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7, विच आर द फॉलोइंग कैन नॉट बी टर्म्ड एज गांधीयन प्रिंसिपल एमंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? तो इसमें कौन सा जो टर्म नहीं किया जा सकता गांधीयन प्रिंसिपल को एमंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, टू प्रोहिबिट इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स दैट आर इंजरियस टू हेल्थ, टू प्रिजर्व एंड इम्प्रूव द ब्रीड्स ऑफ द कैटल्स एंड प्रोहिबिट स्लॉटर्स ऑफ द cows, calves and other mills and draught animals, provision for early childhood care and education to children below the age of 6 year। तो राइट ऑप्शन है इसका डी, प्रोविजन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स। पार्ट 8 क्वेश्चन नंबर 8, डायरेक्टिव प्रिंसिपल और justifiable or fundamental rights as fundamental rights, justifiable but not as fundamental rights,
डेकोरेटिव पोर्शंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नॉट जस्टिफिएबल जेट फंडामेंटल राइट इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। तो पार्ट इसका डी है, नॉट जस्टिफिएबल जेट फंडामेंटल राइट इन द। देखिए जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, अगर इसका कहीं भी वायलेशन होता है तो ये जस्टिफिएबल नहीं है, आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं जा सकते। हम अगर बात करें फंडामेंटल राइट की, तो फंडामेंटल राइट जो है जस्टिफिएबल है। अगर कहीं भी जगह आपका राइट का कहीं भी वायलेशन होता है फंडामेंटल राइट का, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो अंडर आर्टिकल 32। अगर आप हाई कोर्ट अप्रोच करना चाहते हो तो 226 में इसका प्रोविज़न दिया हुआ है, आप हाई कोर्ट में जाके अप्रोच कर सकते हो। मगर कहीं भी जाके अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो इसका अगर कहीं पे इसका वायलेशन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट नहीं जा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन borrowed द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ UK, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देखिए दो आर्किटेक्ट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये बारोड किया गया कंसेप्ट ऑफ, जो सिंपल सी भाषा में देखिए तो जो कंसेप्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का, ये हमने कौन सी कंट्री से बारोड किया गया है, कौन सी कंट्री से हमने इसको अडेप्ट किया है। तो देखिए जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो सोर्सेज की अगर बात करें तो सोर्सेज में आप देखिए कि बहुत सारी जो चीज़ें हमने दूसरे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से पिकअप की हैं, और बहुत सारी जो हैं हमने अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से भी चीज़ें ली हैं। तो इसमें जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये हमने कौन सी कंट्री से लिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ UK, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसका राइट ऑप्शन है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। अगर हम बात करें USA से हमने लिए हुए फंडामेंटल राइट, UK से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सिंगल सिटीजनशिप, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से तो आपको पता 75% हमने जो बारोड किया गया हो उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हमने बारोड किया गया है, चाहे वो एमरजेंसी प्रोविज़न हो, तो चाहे वो हमारा जुडिशियल सिस्टम हो, ये सारी की सारी हमने की हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। तो पार्ट सी इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10। द टर्म इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, स्टैट्यूटरी प्रोविजन इन लेबर लॉ, फंडामेंटल राइट्स, मैटर ऑफ स्टेट टू पास विल। तो पार्ट इसका ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है, इसका टर्म इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। क्वेश्चन नंबर 11। अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी अप टू व्हाट एज ऑफ द चिल्ड्रन दे एक्सपेक्टेड टू बी प्रोवाइडेड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। तो किस डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में ये चीज़ दी हुई कि क्या एज होनी चाहिए चिल्ड्रन की, दे आर एक्सपेक्टेड टू बी प्रोवाइडेड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, 14 ईयर, 15 ईयर, 16 ईयर या 18 ईयर। तो पार्ट ए इसका है 14 ईयर। इसमें आपने देखा होगा 6 to 14 ईयर जो बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के लिए बात की गई है। तो पार्ट ए इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 12। डायरेक्टिव प्रिंसिपल इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर क्वेश्चन इन्फोर्सेबल, पार्टी, नॉन इन्फोर्सेबल, इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट्स ऑफ लॉ, नॉन इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट्स ऑफ लॉ। तो पार्ट डी नॉन इन्फोर्सेबल इन कोर्ट्स ऑफ लॉ, मतलब आप कहीं भी जाके कोर्ट में जाके अगर कहीं वायलेशन हो तो आप नहीं जा सकते वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 13। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वाज अडॉप्टेड फ्रॉम। तो ये ऑलरेडी हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, US कॉन्स्टिट्यूशन, स्विस कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका राइट ऑप्शन है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इसको अडॉप्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट बी इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 14। द मेन पर्पस ऑफ इंक्लूडिंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो मेन पर्पस है डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी को इंक्लूड करने का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो क्या है, इस्टेब्लिश अ वेलफेयर स्टेट, इस्टेब्लिश अ सेकुलर स्टेट, सेकंड द आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, प्रोवाइड बेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ डेवलपमेंट बाय द गवर्नमेंट। तो पार्ट ए इसका राइट ऑप्शन है इस्टेब्लिश वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट को इस्टेब्लिश करने के लिए तभी ये जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी इंक्लूड, इसका ये मेन पर्पस इंक्लूड करने का यही है। क्वेश्चन नंबर 15। पॉलिटिकल इक्वालिटी इज फाउंड इन द absence of privileges, equal distribution of wealth, universal adult suffrage, the rationality of the individual। तो राइट ऑप्शन है इसका पार्ट सी यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। क्वेश्चन नंबर 16। इक्वल बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ इन इंडिया इज ड्राइव्ड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन, केस लॉ, पॉलिटिकल कन्वेंशंस, गांधीयन फिलॉसफी। तो इसका राइट ऑप्शन है ए। देखिए जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है ये आर्टिकल 14 में आता है, और आर्टिकल 14 आता है फंडामेंटल राइट में, क्योंकि इसमें राइट टू इक्वालिटी जो है एक फंडामेंटल राइट है, उसी के अंडर आता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये आता है आर्टिकल 14 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। विच वन ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ इक्वालिटी इज नॉट कंपैटिबल विद द लिबरल नेशंस ऑफ द इक्वालिटी, लीगल इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी। तो उसका राइट ऑप्शन है पार्ट डी इकोनॉमिक इक्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 18। Political liberty implies votes can make and unmake their government, cooperation between politics and democracy, free political activities of the government, people control over the government। Political liberty implies करती है सी, free political activities of the people।
So this is all about the most important questions I have discussed in front of you. आई होप आपको वीडियो जो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसी के रिलेटेड मैं और भी जो वीडियोस हैं वो लाता रहूँगा, चाहे वो कोड असिस्टेंट के हो, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट की हो, तो उसके रिलेटेड सारे वीडियोस मैं अपलोड करूँगा अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो एट लास्ट मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।